नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यव्रत मिश्रा। संस्कृत विषय से यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम आपके सामने व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो बहुत एग्जामों में, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, संधि, इसके बारे में चर्चा करने आए हैं। कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संधि। तो संधि समझने से पहले हमको समझना होगा कि संधि होती क्यों है। ठीक है। तो संधि को समझने से पहले जब हम संज्ञा प्रकरण में जाते हैं तो हम एक सूत्र पढ़ते हैं जो संहिता की परिभाषा बताता है। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा सूत्र नामकरण के आधार पर होते हैं, वो नामकरण करते हैं। तो संहिता के बारे में सूत्र दिया है पाणिनि जी ने, कहते हैं परः सन्निकर्षः संहिता। इसका अर्थात है जब भी दो वर्णों के बीच बहुत ज़्यादा नज़दीकी आने लग जाए, ये अर्थात दो वर्ण जब एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाए, बहुत ही ज़्यादा पास, तो उसको संहिता कहा जाता है। ठीक है, बेसिक हम समझ गए। क्योंकि हम संधि में क्या करेंगे, दो वर्णों को ही जोड़ेंगे। तो पहले एक प्रश्न मन में ये उठता है कि दो वर्णों को हम जोड़ रहे हैं, क्या उनकी भी इच्छा होगी जुड़ने की। तो यदि दो वर्ण आपस में एक दूसरे के प्रति इच्छा रख रहे हैं कि हम बहुत पास आके जुड़ जाएं, तभी विकार उत्पन्न होगा, तभी कुछ परिवर्तन होगा। वो ये हो सकता है कि एक वर्ण में ही परिवर्तन हो, दूसरा बस उससे मिल जाए, या दोनों के स्थान पे कुछ एक परिवर्तित हो जाए। ठीक है। तो ये कब होता है, जब संहिता होती है, अर्थात जब दो वर्ण एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, उसी केस में संधि हो पाएगी। ठीक है। अब हम समझ गए कि जब दो वर्ण एक दूसरे के पास, बहुत पास आने लग जाएं, तो संहिता होती है। जैसे एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं यदि और अपि। यदि अपि, ये दो शब्द हैं। ठीक है। अब यदि इन दोनों को हम उच्चारण करें और बहुत जल्दी उच्चारण करें, तो क्या होगा, यदि का जो इकार है और अपि का जो अकार है, ये दोनों वर्ण एक दूसरे के बहुत पास आ जाएगा। और जब हम उच्चारण करने लगते हैं तो हम देखेंगे इनमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जो यदि का इकार है वो यकार जैसा साउंड करने लग जाएगा। ठीक है। तो ये इस जो परिवर्तन होगा, यही संधि में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे यदि अपि, यदि अपि, थोड़ा तेज बोलेंगे तो यदि अपि, यदि अपि, यदि अपि, यद्यपि। तो ये यद्यपि जैसा साउंड कर रहा है। ठीक है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इकार के स्थान पर यकार आ रहा है, और यकार में जो अपि का आकार है वो मिल गया। ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज होती है संहिता की। संहिता होगी तब ही संधि होगी, ये आवश्यक है। ठीक है। तो अब हम जान लिए कि जब दो वर्ण एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाए, दोनों में संहिता हो, तब संधि होगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि विधियां कितनी प्रकार की हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किन किन के बीच में विधियां होती हैं। तो तीन प्रकार की विधियां हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है। पहला होता है वर्ण विधि। जो वर्णों के बीच में जो विधि होगी उसको वर्ण विधि कहा जाएगा। जो दूसरी होगी उसको कहेंगे पद विधि। जो पदों के बीच में विधि होगी, ऐसे ही वाक्य विधि, ऐसी विधि जिसमें वाक्य का संबंध जुड़ेगा, वाक्य से संबंधित विधि को वाक्य विधि कहेंगे। ठीक है। तो जो ये वर्ण विधि है, इसको हम डायरेक्टली कहें, जो वर्णों के बीच में विधि होगी इसको हम संधि ही कहते हैं। ठीक है।
जो पदों के बीच में पदों के मिलने से जो विधि होगी उसको हम कहते हैं समास। ऐसे ही जो वाक्य विधि होती है ये हम कहते हैं इसको कारक। कारक में पद और वर्णों से मतलब नहीं होता, सीधे वाक्य निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लिए हैं माहेश्वर सूत्रों में वर्ण क्या है। ठीक है, वर्णों के बारे में हम पढ़ लिए हैं, हमको पता चल गया वर्ण कितने हैं। तो अब उन वर्णों को दूसरे वर्णों से हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसी को वर्ण विधि कहा जाएगा। तो किसी ने कहा कि पहले कौन सी विधि पढ़ी जाए, पहले किसके बारे में विचारो। तो वर्ण के बाद ही, जब हम वर्ण की को जान लिए हैं तो अब हम पहले वर्णों को जोड़ेंगे। जब वर्णों का ज्ञान हो जाएगा तब उन वर्णों से उत्पन्न जो पद बने हैं उन पदों को जोड़ेंगे, फिर हम वाक्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि वर्ण हम समझ गए हैं क्या है, पाणिनि जी के माहेश्वर सूत्रों की बदौलत, तो अब हम उससे होने वाली विधि वर्ण विधि के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम संधि कहते हैं। तो हेडिंग डालते हैं। जब तक वर्णों का ज्ञान नहीं होगा, वर्ण आपस में एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, उनमें क्या परिवर्तन होता है, क्या विकार उत्पन्न होता है, किस स्थानीय के ऊपर क्या आदेश डलता है, तब तक हम पद नहीं बना पाएंगे। जब तक पद नहीं बना पाएंगे तब तक वाक्य नहीं बना पाएंगे। और लोक व्यवहार में वाक्य की ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि लोक व्यवहार में वाक्य से ही अर्थबोध होता है कि आदमी बोल क्या रहा है। सिर्फ पद से या सिर्फ वर्ण बोलने से ही काम नहीं चलता है। तो हमको मेन पहुंचना है वाक्य तक। तो वाक्य तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, कुछ लेवल होती है। तो वर्णों के जानने के बाद उन वर्णों को जब हम मेल करेंगे पद बनाने के लिए, तो उसके लिए जो विधि आएगी उसको हम संधि कहेंगे। तो ये हम समझ गए वर्णों का मेल होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो संधि की किसी ने कहा परिभाषा क्या होगी, तो जो मैंने कहा वही वर्ण संधानम संधि। वर्णों का मेल संधि कहलाता है। ठीक है, वर्णों का संधानम जो मेल होता है वो संधि कहलाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन भी जान गए कि यदि आपसे पूछ ले कोई संधि है क्या, तो वर्ण संधानम संधि। अब कोई ये पूछ ले कि ये संधि शब्द जो है ये बना कैसे है। ठीक है, तो सम उपसर्ग है, धा धातु है, और की प्रत्यय है। इनके मेल से ही संधि बना है। और कोई यदि पूछ ले कि कौन से लिंग में प्रयोग होता है, तो पुल्लिंग शब्द है संधि। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। दो वर्णों का मेल करेंगे, उसमें एक वर्ण उन दोनों में, या एक वर्ण कुछ परिवर्तित हो जाएगा उस मेल से, उस संहिता के द्वारा, या दोनों के स्थान पर कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम संधि कहेंगे। अब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब किसी ने कहा चलो संधि जान गए, अब किसी ने कहा कि हमको बताइए संधि कितने प्रकार की है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो संधि 5 प्रकार की है। ठीक है, पंच संधि कहते हैं, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं पंच संधि पंच संधि। तो बेसिकली संधि है 5 प्रकार की। तो कैसे वो 5 प्रकार बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
अब हमको ये ज्ञान हो गया वर्णों को जोड़ना है, तो वर्ण भी तो अलग अलग प्रकार के हैं, स्वर भी हैं, व्यंजन भी है कि नहीं, विसर्ग भी है। तो किसको पहले किससे जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं हमको 5 प्रकार बनाना है, पंचसंधि कहते हैं। तो पहला प्रकार, हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में सूत्रों का उपदेश किया गया है भगवान पाणिनि के द्वारा। तो पाणिनि जी ने सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों में अयुण, तो उन्होंने शुरुआत की है स्वरों से। तो स्वरों से शुरुआत किया, तो हम भी स्वरों से ही शुरुआत करेंगे, तो इसीलिए स्वर संधि। ठीक है, पहली स्वर संधि होगी। स्वर संधि का मतलब ये होता है कि दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि। ठीक है, दो स्वरों का मेल होगा इसमें। ऐसे ही दूसरा, अब स्वर हो गए, स्वरों के वर्णनों के बाद भगवान पाणिनि जी ने हयवरट कहा है, तो उन्होंने हयवरट से व्यंजनों के बारे में बात की। तो दूसरी होगी व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का मतलब होगा कि या तो एक व्यंजन प्लस एक स्वर वर्ण, ये स्वरों में स्वर वर्ण है, ठीक है। या तो ये कंडीशन होगी, या फिर दोनों व्यंजन वर्णों के मेल से दो व्यंजन वर्णों के मेल से होने वाली संधि। ठीक है, पहले हम दोनों स्वरों को जोड़ रहे थे। अब हमारे पास या तो लेफ्ट हैंड साइड में एक व्यंजन वर्ण होगा, राइट हैंड साइड में एक स्वर होगा, या फिर उसका वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, या फिर क्या होगा, दोनों ओर व्यंजन ही होंगे। ठीक है, व्यंजन संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर होता है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं श शुरू शुरू हो, स के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर होने वाली संधि। ठीक है, ये तीन तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन एक संधि है जो असलियत में बोलती है कि मैं संधि ही नहीं करती हूँ, कहते हैं प्रकृतिवत भाव संधि। प्रकृतिवत भाव संधि होता है कि कुछ ऐसे स्थल होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं, कुछ ऐसे नियम हो जाते हैं जहां पर देखा गया है कि हो रही संधि भी नहीं हो पाती है। नियम सारे संधि के जुड़ेंगे, लेकिन वहां पे कुछ एक्स्ट्रा नियम आ जाते हैं जिनके कारण व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, और वहां जहां पे हम संधि करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास नियम है उसके द्वारा संधि करना चाह रहे हैं, नए नियमों को द्वारा,
वहां पर संधि हो नहीं पाती है, संधि का अभाव दिखता है, तो उसी को बोलते हैं प्रकृतिवत भाव संधि, संधि का अभाव। ठीक है। और पांचवी है स्वादि संधि। स्वादि संधि होती है सु औ इत्यादि प्रत्ययों के होने वाली संधि। सुओजस इत्यादि हम प्रत्यय तो पढ़ ही लिए हैं, उनके जोड़ से, उनके मेल से यदि कोई विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन से जो संधि प्राप्त होती है उसको हम स्वादि संधि कहते हैं, स्वादि। तो हमारे पास पांचों संधियां आ गई है। पहली है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृतिवत भाव संधि, और ऐसे ही स्वादि संधि। ठीक है। ये एक डिटेल्ड में हमने 5 भेदों की बात की। हम अभी पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी, कवर करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है उसके हिसाब से संधि उन्होंने 3 ही में बांटी है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उन्होंने प्रकृतिवत भाव संधि है उसको स्वर संधि में ही डाल लिया है। ठीक है, स्वादि की उन्होंने उतनी बात नहीं की है। तो हम बेसिकली जानना जरूरी है, कोई पूछ ले पंच संधि क्या है, पंच संधि क्या है, नाम ले ले या कहीं एग्जाम में हमको दिख जाए तो हमको रेडी होना चाहिए कि भाई हमारे पास पता है हमको 5 संधियाँ क्या है। लेकिन हम बेसिकली पढ़ेंगे 3 ही संधि, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी को। वहां पे 3 ही संधियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यदि हम कवर करेंगे संधि तो सबसे पहले आती है स्वर संधि। इस वक्त थोड़ा हम प्रत्याहारों का निर्माण करना और प्रत्याहारों में कैसे महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण करने के अंदर यदि कोई प्रत्याहार का नाम लिया जाए तो उस प्रत्याहार में किन किन वर्णों का उसमें योग होता है, कौन कौन से वर्ण उसमें आते हैं, ये हमको थोड़ा ज्ञान हो गया है। तो प्रत्याहार जो है पूरी संस्कृत में हर जगह आएगा। प्रत्याहार एक बहुत ही लघु उपाय है किसी भी बड़ी चीज को बताने का। कुछ ही अपन शब्द या अक्षरों का यूज करके हम बहुत बड़ी चीज को समझाना चाहे, वहाँ प्रत्याहार का बहुत इंपॉर्टेंस आती है। यही संस्कृत की स्पेशलिटी भी है। तो प्रत्याहारों में हम पढ़ लिए थे कि स्वर वर्णों को बताना है तो हम सीधा अच कह देते हैं, इसमें सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। अगर हमको व्यंजन वर्णों के बारे में बात करनी है तो हम सीधा हल कह देते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्णों की बात करेंगे तो अच होगा, तो हम इसको अच संधि भी कह ही सकते हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कह सकते हैं। तो वही है, तो घबराना नहीं है अगर कहीं दिख जाए कि अरे यहाँ तो स्वर लिखा ही नहीं, अच अच लिखा है, अच क्या है, तो अच स्वर को ही बोला जाता है, अच स्वराह बोला जाता है। ठीक है, तो अच संधि। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको शुरू से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने संहिता की बात की कि संधि होगी कब, जब 2 वर्ण आपस में एक दूसरे के बहुत पास आ जाए।
जब बहुत पास आएंगे तो कोई परिवर्तन या कोई विकार हमको देखने को मिलेगा, उसी को हम संधि कहेंगे। ठीक है। अब बात की गई कि ठीक है सन्निहिता हो रही है, तो प्रश्न आया किनके बीच हो, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम जो दो मिल रहे हैं हम कहेंगे कि भाई तू भी स्वर है और तू भी स्वर है। अब बताओ जो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, वही हम बात करेंगे स्वर संधि में। तो सबसे पहले हम बात मैं बता दूं, स्वर संधि हम कर रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से। तो सबसे पहले जो उदाहरण आता है वो आता है सुधि धन उपास्य। आपको बहुत बार दिखेगा, बहुत बार दिखेगा, बहुत ही फेमस उदाहरण है। सुधि उपास्य को ही क्यों लिया गया उदाहरण, तो आपको ये समझना होगा कि ये उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि इस उदाहरण को आप पढ़ लोगे तो इसमें एक होता ये है कि जब ये दोनों का मेल होता है तो एक नहीं चार बनते हैं, विकल्प से बनते हैं। वे चारों ही सही हैं, कहीं भी दिया हुआ है इस चारों में से कोई भी एक, तो कोई भी जो आपको दिख रहा है वही सही है। तो एक से यहाँ चार बनेंगे, तो उन चारों में जो प्रक्रिया हम देखेंगे, सूत्रों की संगठन देखेंगे कि भाई इस सूत्र यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उससे हमको पहले ही संधि के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। तो शुरू में ही उन्होंने थोड़ी कॉम्प्लेक्स या टफ चीज़ को बता दिया है कि आगे आपकी जर्नी बहुत आसान हो। यही सूत्र का जो उदाहरण है वो सबसे लंबा चलेगा। ठीक है, इसमें जो जो नियम आएंगे उस पर बात करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला ये इसलिए लिया क्योंकि इसके चार विकल्प से चार आंसर्स बनेंगे जब हम इसको मिलाएंगे, और जो इसकी प्रक्रिया है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी बड़ी है। तो उस प्रक्रिया को तक पहुंचते पहुंचते हम ऐसे ही कई नियम जान चुके होंगे जो कि हमारे लिए आगे काम आएंगे। इसीलिए सबसे पहले ही इनका बोध करा दिया कि आप एक बारी कठिन पड़ाव से गुजर जाएंगे तो आगे जो उदाहरण है, जैसे ये इको यणची का है, इसके बाद एचो आयवा याव पे जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण हमको बनाना है कि भाई क्या बनेगा जब इन दोनों को जोड़ा जाए। असलियत में यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, सुधि भी उपास्य है, मतलब सुधि भी का मतलब है अच्छे से उपासना। तो पहला उदाहरण ही देखो उपासना का महत्व बता रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका अर्थ कम लोग जानते हैं, बता देता हूँ। सुधि भी उपास्य जो तृतीय तत्पुरुष समास से बनता है, अर्थ निकल के आता है अच्छे से उपासना। ठीक है, अब इस उदाहरण को माइंड में लेकर जो जो सूत्र काम में आएंगे, जो प्रक्रिया पे हम फोकस करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दिखी तो सबसे पहला सूत्र हम पढ़ेंगे, वो सूत्र है, अच्छा ये मैं बताना भूल गया कि स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं यण संधि। तो ये जो उदाहरण है वो यण संधि का पहला उदाहरण है। तो यण संधि से स्टार्ट करते हुए स्वर संधि में ये यण संधि का उदाहरण चल रहा है। ठीक है, तो यण संधि की स्टार्टिंग हम करेंगे तो पहला सूत्र पड़ेगा। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना, स्वर संधि टॉपिक डला हुआ है। स्वर संधि में को भी बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो सब पॉइंट आता है, सब टॉपिक है, वो है यण संधि। ठीक है, तो सूत्र यण संधि का सबसे पहला है, बहुत ही फेमस सूत्र, इको यणची। ठीक है, यण संधि का ही ये पहला उदाहरण है। इस उदाहरण को हमको
घटाना है कि आंसर क्या होगा, इसको दो, यदि दो यहाँ पे वर्णों को जोड़ा जाए, यहाँ मुझे ई दिख रहा है, दीर्घ ई, और यहाँ उकार दिख रहा है, तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बने, तो उसके लिए सूत्र आए हैं। तो पहला सूत्र है इको यण यणचि, इको यणचि। तो इस सूत्र को, सबसे पहले सूत्र को समझने के लिए उसके अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों में क्या विभक्ति है, पदच्छेद यदि हो रहा है तो वो हम कर सकते हैं। अर्थ जानने में सौकर्यता रहती है, अर्थ जानना आसान हो जाता है। तो इको यणचि की हम बात करें तो इसमें हम देख पाएंगे कि तीन चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले इकह, ठीक है, फिर आ गया यण, और फिर आ गया अचि। इकह यण अचि। यहां पे हम देखें तो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति ये है प्रथमा विभक्ति, और ये है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विभक्ति षष्ठी कैसे होगी, तो आप अच जो है इसका शब्द रूप पढ़ेंगे तो षष्ठी एक वचन में अचह मिलता है, ऐसे ही सप्तमी एक वचन में अची मिलता है, ऐसे ही प्रथमा एक वचन तो अच से स्टार्ट होता ही है। तो अच की जगह अगर हम इक कह दें, इक कहें, इक इक, तो इस इक का देखें तो षष्ठी में अचह बन रहा है उसका, तो इसका बनेगा इकह, तो षष्ठी में हम बना दिए षष्ठी एक वचन, ये तो प्रथमा वाला होता ही है। और जैसे हम अची बना रहे थे सप्तमी एक वचन में, ऐसे ही हम बनाएंगे, अच्छा यहाँ तो अची ही है तो जो वो है वही उससे बन गया, ठीक है। तो यदि हम कारक की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, या हिंदी में थोड़ा सा, जब हम स्कूल लेवल पे पढ़े थे तो हम पढ़े थे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है भो। तो ऐसे देखे तो हम कहेंगे कि ये तो है भैया षष्ठी, षष्ठी का अर्थ है का के की रा रे री, तो बैठेगा इक का, कहेंगे ना हम इक का। अच्छा विभक्ति तो हम अलग कर लेंगे, तो हम बोलेंगे भाई इक का यण हो, प्रथमा है तो उसमें कुछ कहेंगे नहीं, सप्तमी है हम कहेंगे विद्यालय विद्यालय में, तो हम कहेंगे अची में, तो घट नहीं पाएगा, अची में घट नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम कह दे अच में, तो यहां तक तो चलो ठीक है, यहाँ कहानी ठीक हो जाएगी, लेकिन अच में ठीक नहीं बैठेगा, इसीलिए बहुत स्मार्ट है व्याकरण, बहुत ही ज्यादा चीज़ों को बताया गया है, एक एक चीज़ फिक्स की गई है, फिक्स इसीलिए की गई है कि एक चीज़ हम यहाँ पढ़ लेंगे कि षष्ठी का क्या अर्थ होगा, एक सूत्र पढ़ लेंगे परिभाषा का, ऐसे ही सप्तमी के लिए एक सूत्र पढ़ लेंगे परिभाषा का, तो पूरे अष्टाध्यायी में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में जितने भी सूत्र हैं उसमें सेम नियम हम घटा पाएंगे, जहां भी षष्ठी दिखेगी उसका एक मतलब हम निकाल लेंगे, ऐसे ही जहां भी सप्तमी दिखेगी वहां एक मतलब निकालेंगे, अच्छा अच्छा ये है, ठीक है। तो ये नहीं घटेगा, इसीलिए षष्ठी का अर्थ हम करेंगे, तो इसको समझने के लिए हम जाएंगे एक सूत्र के पास जो कहता है षष्ठी स्थाने योगा, ठीक है।
षष्ठी स्थाने योगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये बोलता है, सिंपल भाषा में बोले तो ये बोलता है कि आप पाणिनि के जो भी सूत्र हैं उसमें जहाँ भी आपको षष्ठी दिख रही है तो आप कीजिए काम कि उस षष्ठी जहाँ भी आपको दिख रही है वहाँ एक स्थानीय पद जोड़ लीजिए। स्थानीय योगा, जहाँ भी षष्ठी हो, निर्धारित संबंध विषय में जहाँ भी षष्ठी हो वहाँ स्थानीय योगा, वहाँ स्थानीय शब्द का योग कर लेना, ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये एक हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, ये किसी ने कहा कौन सा है, तो ये एक परिभाषा सूत्र है। मैंने आपको बताया कि संज्ञा सूत्र को बोलता है नामकरणम संज्ञा। किसी का भी नामकरण करे तो उसको संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा सूत्र नामकरण के लिए है कि भाई संहिता क्या है, ऐसे ही बोल दिया कि गुण क्या है, वृद्धि क्या है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ परिभाषा सूत्र होते हैं। परिभाषा सूत्रों का मतलब होता है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। ठीक है, जहाँ भी नियम घट नहीं पा रहा है या व्यवस्था बिगड़ रही है वहाँ चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए कौन काम में आता है? परिभाषा सूत्र। ठीक है, ये मदद करता है ये अर्थ घटाने में। जहाँ अर्थ घट नहीं पा रहा है, दिक्कत हो रही है, वहाँ अर्थ को सही डायरेक्शन में घटाने के लिए परिभाषा सूत्रों की मदद ली जाती है। ठीक है, तो परिभाषा सूत्र हम थोड़ा जान लिए। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। शुरू में हम संज्ञा सूत्र जान लिए थे, संहिता के बारे में बात कर रहे थे कि नामकरणम संज्ञा। तो अब हम समझ गए कि स्थानीय शब्द का योग कर देंगे तो बन क्या जाएगा। अभी मैं सप्तमी को भी समझाना है तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या बनेगा। तो बनेगा एकः स्थाने, एकः स्थाने, एकः स्थाने यण स्यात्। एकः स्थाने मतलब एक के स्थान पर। अब इसमें तो सेम कारक का जो नॉलेज है, सप्तमी है तो में या पर होगा, तो पर वाले को लेते हैं तो कहेंगे षष्ठी जो है, षष्ट्यंत शब्द है, स्थानीय जोड़े तो एक के स्थान पर क्या हो? यण हो। ठीक है, इसमें तो कुछ लगेगा ही नहीं, प्रथमा है। तो अब यहाँ अची का क्या मतलब है, तो यहाँ भी एक सूत्र आता है। सूत्र कहता है स्पष्ट रूप से लिख देता हूं। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यहाँ पे तस्मिन से सप्तम्यंत शब्द, तस्मिन भी सप्तम्यंत शब्द है, सप्तमी का एक वचन है। तो सप्तमी का एक वचन ये तस्मिन शब्द जो है किसका बोध करा रहा है? जो सप्तम्यंत एक वचन का है यहाँ अच्छी, इसका बोध करा रहा है। तो बोला गया है कि जब भी हम बात करेंगे सप्तम्यंत पद की, सूत्रों में कहीं भी हमको सप्तम्यंत पद दिखने में आ रहा है तो आप एक काम करना कि सप्तम्यंत पद से हम क्या लेंगे कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी, जैसे यहाँ हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? यण संधि कर रहे हैं। तो जो भी आप कार्य कर रहे हो, इको यणची कर रहे हो, यण संधि का कार्य कर रहे हो, जो भी आप कार्य करोगे वो जो भी आप सप्तम्यंत पद है, सप्तम्यंत पद जो भी है उसके एक जस्ट पीछे कार्य करना। ठीक है, तो जैसे सप्तम्यंत पद यहाँ किसको बता रहा है? अच को, है ना। तो बोल रहा है जहां पर भी सप्तम्यंत पद हो तो उसके अंदर जो मूल बैठा हुआ है अच, उसके जस्ट एक पहले, जस्ट एक पहले, जस्ट एक पहले का क्या मतलब है? बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसके जस्ट एक पहले
करना है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये सूत्र यही बोलता है? तो इन सूत्रों के लिए एक वृत्ति कही जाती है समझने के लिए, भट्टोजी दीक्षित ने दी है। तो वो कहती है कि भाई सप्तमी जो भी शब्द आए सप्तम्यंत, उसके लिए जो भी उससे एक जस्ट पहले हो वहीं पे वो कार्य करना जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे हम यण करना चाह रहे हैं, तो जहां पर भी आपको एक अच दिखे उसके जस्ट एक पहले कार्य करना। ठीक है, हमने कहा इक के स्थान पर हम यण करेंगे। अभी मैं बताऊंगा इक के अंदर क्या आता है, यण के अंदर क्या आता है। तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि इक के स्थान पर यण करना है, तो जो इक होगा वो जस्ट पहले होना चाहिए अच के, क्योंकि अच ने कहा मेरे में सप्तमी है, सप्तमी मैं बोलता हूं कि मेरे जस्ट एक पहले को कार्य हो और हमको कार्य करवाना है इक से, तो इक के जस्ट बाद अच हो, और उसका वाइस वर्सा हम समझे तो अच के जस्ट पहले इक हो। ठीक है, समझ में आया? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहित पूर्वस्य बोध्यम स्यात्। इसका मतलब जब भी सप्तमी निर्देश करके कोई कार्य किया जाए तो वो जो भी कार्य होगा वो जो सप्तम्यंत के अंदर बैठा हुआ है ना, जिसकी बात कर रहे हो, उससे जस्ट एक पहले हो, बीच में व्यवधान ना हो कुछ, जस्ट एक पहले। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि कहीं भी व्याकरण में किसी भी सूत्र में षष्ठी हो तो क्या करना है, सीधा बिना कुछ समझे सीधा हम क्या करेंगे, स्थानीय पद जोड़ देंगे। जहां भी देख एचो अयवा यावह पढ़ेंगे उसमें भी एचह आ रहा है, एचो है एचह है षष्ट्यंत शब्द है, तो एचह स्थाने कर देंगे सीधा, एच के स्थान पर जहां भी हमको षष्ठी दिखेगी वहां हम स्थाने जोड़ देंगे। जहां भी सप्तमी दिखेगी हम समझ जाएंगे ये सप्तम्यंत पर में रहेगा और इससे जो एक जस्ट पहले है वहीं पे कार्य होगा। ऐसे ही पंचम्यंत जब होता है तो एक नया चीज होती है कि भाई पंचम्यंत कहता है मेरे जस्ट पहले नहीं बाद में कार्य करना। ठीक है, मेरे एक बाद में कार्य करना, डायरेक्टली बाद में। ठीक है, सप्तम्यंत बोल रहा है मेरे से जस्ट पहले कार्य हो जो भी आप करना चाहते हो, यहाँ यण करना चाहते हो तो मेरे से जस्ट पहले करना, और हमको पता है कि इक को यण करना है तो इक को करना है ना, इक के स्थान पर करना है, तो जो इक है उसके जस्ट बाद अच्छा आना चाहिए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, देखो चीज़ें टफ हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये फाउंडेशन बिल्ड कर रही है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा षष्ठी, अगर किसी सूत्र में कोई पद में षष्ट्यंत पद है तो उसका क्या अर्थ घटेगा वो आपको समझ नहीं आएगा। तो सूत्र तो 4000 से ज़्यादा हैं तो कैसे सौकर्यता होगी। इसीलिए पाणिनि जी ने बहुत अच्छे अच्छे सूत्र बनाए हैं, उन्होंने सबको समझा दिया है भाई जहाँ दिक्कत हो रही है परिभाषा से पूछो, संज्ञा से पूछो। दिक्कत होने लगी ना सप्तम्यंत पद में, तो हम में अर्थ जोड़ रहे थे, में से घट नहीं रहा था, तो इसीलिए उन्होंने कहा जहां भी सप्तमी हो उसका एक विशेष अर्थ होता है कि उससे जस्ट एक पहले कार्य करना। ठीक है, हम तो भूल ही गए, हम बात कर रहे थे सुधी उपास्य की। तो हम थोड़ा सा समझ चुके हैं इको एनर्जी क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझ चुके हैं। अगर घटाने की हम वृत्ति नहीं पढ़ेंगे, हम खुद घटाएंगे, खुद घटा के बोलेंगे अरे यही तो वृत्ति है। ठीक है, बोलते हैं इको यणचि को हम समझेंगे इकह स्थाने यण स्यात् अचि पर में होना चाहिए ना, अचि अचि बोल रहा है मेरे पूर्व में कार्य करना, तो वो खुद कहां बैठेगा, पर में, किसके, इक के। तो
इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे। ठीक है, अब संधि है। संधि कब होती है? जब सन्निहिता का विषय होता है। तो सन्निहितायाम कह दिया है। सन्निहितायाम एक सूत्र है, उसका अधिकार लगता है। सन्निहितायाम बताता है कि भाई अष्टाध्यायी में हम जाएं तो बोलते हैं यहां से लेकर एक स्पेसिफिक सूत्र तक जो भी सूत्र हैं उनमें सन्निहितायाम का अधिकार जाएगा। इसका मतलब समझा जाएगा कि उसमें सन्निहिता हो रही है, इसका मतलब संधि हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं इकः स्थाने यण स्याद् अचि सन्निहितायाम विषय। खत्म, वृत्ति ही घटा दी। आप किताब में पढ़ेंगे यही वृत्ति लिखी है, इकः स्थाने यण स्याद् अचि सन्निहितायाम विषय। ठीक है, सन्निहिता के विषय में ही होगी। अगर दो वर्ण एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, दोनों वर्ण एक दूसरे के पास ही नहीं आना चाह रहे, तो संधि कैसे करेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सन्निहिता का अधिकार लगे। तो हम घटा लिए कि इकः स्थाने यण स्याद्। अब बेसिक क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एक है कोई चीज, इसके स्थान पर यण होगा और अचि परे होगा तो अच परे। तो ये इसको हम कहेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। किसका? यण संधि का। यण संधि क्या बताती है? इक से हम अच जोड़ेंगे तो यण बनेगा और फिर इसमें अच जुड़ जाएगा ही। ठीक है, इक के स्थान पर यण आया ना, तो फिर जो भी यण वर्ण बनेगा, जो भी आएगा उसके साथ तो अच जुड़ ही जाएगा। तो इक के स्थान पर हमने यण कर दिया और वो अच जो था वो तो जुड़ ही गया। अच की इंपॉर्टेंस हमको समझनी चाहिए। अच किसी ने कहा अरे एक के स्थान पर ही यण कर दो, तो ऐसा तो सूत्र ही नहीं कहता। एक के स्थान पर यण तभी होगा जब अच पर में होगा। ठीक है, तो हम इतनी कहानी कह किसके लिए रहे थे? शुद्धि उपास्य के लिए। तो शुद्धि उपास्य से जाने से पहले एक और यण को हमको समझना होगा। तो कोई समझने की बात है ही नहीं, प्रत्याहार है, सबको पता है। ई उ रील री एक के अंदर आएंगे और यण के अंदर य व र ल आएगा। ठीक है, तो एक के अंदर क्या आएंगे? ई उ री री और यण के अंदर आते हैं। तो हम ऐसे कर दें समझने के लिए, इन सब से H प्लस में होगा और क्या बन रहा है इसके स्थान पर? य व र ल, ये बन रहा है। ठीक है, यही है कहानी यण संधि की। इतनी हमने कहानी बस इस एक्सप्रेशन को, इस चीज को समझने के लिए की है। ठीक है, अब हम ये तो एक्सप्रेशन समझ गए ना। अब ई उ रील री के स्थान पर या व राला बनेगा। अब हम समझने लग जाए कि भाई इसके स्थान पर ये सब बनेंगे या एक बनेगा, है ना? प्रश्न उठ रहा है कि भाई, तो शुद्धि उपास्य से ही वो समझते हैं। तो उदाहरण जिसपे हम कहानी ये सब कह रहे थे वो था, देखो जब हम ये यण संधि पढ़ लेंगे ना तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स की भाई कैसे हमको, क्योंकि अंत में यण बन रहा है, य व र ल बन रहा है, तो
कैसे हम सिर्फ य व र ल को पकड़ के हम डिफाइन, क्योंकि पेपर में ज्यादातर हमसे पूछा जाएगा कि भाई इस पद में क्या है, इस पद में कौन सी संधि है, या फिर संधि विच्छेद करो। तो पता करना क्या है, तो जहां भी हमको यण दिख जाएगा, क्योंकि यण एंड रिजल्ट है, तो वो हम बात करेंगे अंत में समझने के लिए कैसे कि भाई किसी भी शब्द को देखकर, मेन चीज तो यही है ना, पता करना, किसी भी शब्द को देखकर पता कर ले कि भाई इसमें तो यण संधि हुई है, इसमें तो अयादि संधि हुई है। कैसे आप देखे होंगे कई लोग होते हैं, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, अरे ये तो ये अयादि संधि है, सर आपको कैसे पता? क्योंकि उनको पहचान है, वो समझते हैं कि आए जब भी आता है, आए अब जब भी दिखने लगता है शब्दों में, रिजल्ट में, तो वो हम घटा लेते हैं, ये तो अयादि है। ऐसे ही यण दिखने लग जाए तो वही देखने की पहचान होना चाहिए। तो यण आप देखें तो उससे एक स्टेप पहले भी देखना चाहिए कि भाई ये यण आया है तो इक के स्थान पे आया होगा, और इक के स्थान पर आया होगा तो जो वो शब्द है वो एक सार्थक बन रहा है कि नहीं। तो अगर सार्थक बन रहा है तो हाँ ठीक है भाई, यण बना है इक के स्थान पर तो यण संधि हुई है, तो सुधि उपास्य है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि पूर्व पद में कई चीजें हैं, उत्तर पद में भी कई चीजें हैं। इक के स्थान पर यण करना है, यण संधि क्या बोल रही है, इक के स्थान पर यण हो अच पर में रहने पर, अच मतलब स्वर। तो पूछा ये सुधी तेरे पास इक कहाँ कहाँ है, इक है तेरे पास? तो सुधी ने कहा हाँ हाँ हाँ, ये तो हूं मैं, मेरे में जो ऊ लगा है शुरू में, स में, सकार में, वो भी तो इक ही है। मैंने कहा ठीक है, चलो तेरा ऊ भी इक है। धी से पूछा, धा से तो नहीं पूछूंगा, धा तो व्यंजन है, स्वर संधि पर व्यंजनों की बात करेंगे नहीं। तो धी से पूछा तो धी ने कहा मेरे में इकार है बड़ा वाला, दीर्घ वाला, तो मेरे में भी है। तो हमने कहा ठीक है, ये भी है ये भी है। उपास्य से पूछा तो उपास्य में स्वर एक ही आ रहा है, एक ही है, वो है, स्वर तो बहुत आ रहे हैं, एक ही है, वो है उकार। तो अब किसके स्थान पर हो, ठीक है, इक को हमको यण करना है ना, बेसिक नॉलेज क्या पता की गई है, इक के स्थान पर यण करना है, ठीक है। तो बात की गई कि भाई चलो एक एक मिल गए, तीन एक मिल गए हैं, किसके स्थान पर यण हो, तो बोला अच पर में रहने पर, अभी डिस्कस किए ना, अच पर में रहेगा इक के तो ही ये होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ी एक बात बता देता हूँ, इकार जो है अपने साथ अपने 18 भेद साथ में लेके चलता है। ये एक सूत्र है, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, ये सूत्र हमको बताता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ इकार दिखा है, ये तो सर हरस हुई है, दीर्घ ही है नहीं, तो इक तो है नहीं, अरे बिल्कुल इक है। इक जहां, इकार जहां है न, वो अपने 18 भेद अपने झोले में एक साथ लेके चल रहा है, ठीक है। हरस्व दीर्घ प्लूत लेके चल रहा है, उसमें ही उदात अनुदात स्वरित लेके चल रहा है, तो दीर्घ तो है इसमें भी। ऐसे ही ऊ भी अपने साथ लेके चल रहा है, ऐसे ही रिकार भी अपने साथ लेके चल रहा है। रिकार का झोला थोड़ा हल्का है, वो 12 ही लेके चलता है, ठीक है, उसका दीर्घ होता नहीं है, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि इक के स्थान पर यण होगा अच पर में रहने पर, तो ये इक है, इसके स्थान पर यण कर दूं, लेकिन पर में अच, अच मतलब स्वर, स्वर है नहीं, धकार है, स्वर है नहीं, व्यंजन है, नई बात बनेगी। उकार की बात करता हूं, पर में प है, व्यंजन है, पर में अच चाहिए, है नहीं, काम नहीं बनेगा। इकार की बात किया तो इकार, हाँ भाई मैं ये इक हूँ, मेरे पर में अच है, ऊ है अच, तो काम बन जाएगा।
तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इको यानची एक्टिव हो गया है, अब वो अपना कार्य शुरू करेगा। इको यानची ने कहा कि इक के स्थान पर यण कर दो, तो इसके स्थान पर यण कर देते हैं। तो वहां एक दिक्कत आ गई कि जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा कि इक के स्थान पर यण हो रहा है, तो दिक्कत ये आ रही है कि इक के अंदर 4 वर्ण बेसिकली 4 आ रहे हैं। ठीक है, इसके और भेद हो सकता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं बेसिकली 4 है, यहाँ भी 4 है। तो 4 से 4 जोड़ना है। कैसे जोड़ें कि ई के स्थान पर ल कर दें क्या? तो बोला ई के स्थान पर ल तो दिखा नहीं कहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो जब भी दिक्कत हो तो पाणिनि जी का एक सूत्र आ जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो यहाँ पे सूत्र आएगा, स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किसी को किसी से मिलाना है ना, तो उसमें सदृशता देखी जाती है। सदृशता का मतलब होता है सेमनेस देखी जाती है, भाई कौन किसकी तरह ज्यादा दिखेगा ना, उसको उसको जोड़ो। ठीक है, सदृशता से होगी कि जो जिससे सबसे ज्यादा सदृश है ना, वो उसी के स्थान पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्थान शब्द ले लिया है, तो इससे स्थान शब्द को ग्रहण करने से मतलब ये है कि स्थान सबसे ज्यादा प्रधान है। कि स्थान क्या है? उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान जो है सबसे ज्यादा प्रधान है। यहाँ अंतर भी आ रहा है। अंतर का बेसिकली अर्थ होता है सदृश। ठीक है, और तमह का अर्थ, तमप एक प्रत्यय है, जो हम जैसे इंग्लिश में नहीं बात करते हैं बेस्ट, बेस्ट बेस्ट चीज बताओ बेस्ट, तो तमप प्रत्यय भी अतिशय को बताता है। अतिशय ने तमभिष्ठनु सूत्र है जो बोलता है जब भी हम बेस्ट की बात कर रहे हो, कि भाई किसी भी चीज में एक बेस्ट की बात कर रहे हो, एक मतलब एक एंड तक की बात कर रहे हो, कि भाई सबसे ज्यादा यदि हो तब। तो बोला गया है कि जब भी कंफ्यूजन हो कि भाई किसके स्थान पर क्या होगा, तो सदृशता के बल से देखेंगे, जो जिसके जितना सेम लगेगा ना, वो उसके स्थान पर आएगा। अब क्या होता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो आजकल आ गया है, हम नहीं खेलते हैं, आईपीएल में लोग खेलते हैं, तो आ गया है इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है। तो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं, आईपीएल हो गया या जो भी वर्ल्ड क्रिकेट है, तो उसमें ये हो गया है कि किसी आदमी के, किसी बैट्समैन के बॉल अगर सर पे लग जाए, या किसी बॉलर के, या किसी भी कोई भी प्लेइंग 11 में किसी भी एक प्लेयर के हेड पे इंजरी हो जाए या हेड पे बॉल लग जाए, तो होता ये है कि उस समय नहीं, कई समय बाद उसको, जो उसको सर पे इम्पैक्ट हुआ है, उसको उसको इफेक्ट दिखने लगता है, कॉन्कशन, उसका टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कॉन्कशन टेस्ट में वो ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में उसको कोई और दिक्कत होती है। तो हेड इंजरी के लिए स्पेशल नियम आईसीसी द्वारा बनाया गया है कि जब भी हेड इंजरी होती है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं जो डगआउट में बैठे रहते हैं, उसमें से आप एक्सचेंज कर सकते हो कि भाई इसके तो हेड इंजरी है, खेल नहीं पाएगा, लेकिन हम इसके स्थान पर किसी और के ले आएंगे। तो मान लो रमेश पवार एक बॉलर है, उसके सर पे बॉल लग गई, पहले खेलता था, तो उसके सर पे बॉल लग गई, तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर लेके आ रहे हैं, तो उसके जगह दूसरा प्लेयर हम सचिन तेंदुलकर को नहीं उतार सकते। समझ रहे हो? क्योंकि सदृशता होना जरूरी है। सदृशता होना जरूरी है कि यार वो पता है हमको कि बॉलर है, स्पेसिफिकली स्पिनर है,
तो हम डगआउट में उसी को लेके आएंगे जो स्पिनर होगा, जो बॉलर होगा। ठीक है, तो देख रहे हो सेम चीज लगी है, आदेश किए हैं उसमें भी, इक के स्थान पर यण किए हैं। तो उसके स्थान पर मान लो किसी और बॉलर को ले आए, प्रज्ञान ओझा को ले आए मान लो। अब मैं रिसेंट का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा पुराना का दे रहा हूँ। तो इक क्या है, रमेश पवार, यण क्या है, प्रज्ञान ओझा। तो जो प्रज्ञान ओझा आए हैं वो रमेश पवार से सदृश आए हैं, क्योंकि दोनों की स्पेशलिटी सेम है, बॉलर है स्पिनर है। ठीक है, तो जब भी आदेश हो रहा हो तो, और आदेश के बारे में एक बात बता दूं, यहाँ आदेश में क्या होता है, स्थानीय के ऊपर एक आता है आदेश, तो इसमें होता ही है कि स्थानीय के स्थान पर आता है, तो वहां स्थानीय बचेगा नहीं। ये नहीं होगा कि रमेश पवार भी है, प्रज्ञान ओझा भी बुला लिए, वो चोट में खेल रहा है, 12 प्लेयर लेके हम टीम उतर गए हैं वर्सेस 11, ऐसा नहीं होगा। आदेश ऐसा नहीं, आदेश बोलता है स्थानीय तो हटेगा ही, मैं आऊंगा, एक फिर दिखेगा नहीं, एक आपको दिखेगा नहीं, एक दिख रहा है इसका मतलब आप यण नहीं किए हो। तो आदेश यही होता है, स्थानीय की जगह होता है, स्थानीय को वो फेंक देता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि स्थानीय की जगह हम एक आदेश लेके आए यण का, तो किसके स्थान पर क्या हो, तो बोला गया कि सदृशता से देखना, तो जो आंतर्य है, जो सदृशता है वो 4 पैमाने पे देखी जाती है, स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण। प्रमाण तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस कहूंगा कि इन सब में स्थान जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, सदृश्य में भी सबसे बेस्ट निकालना है, तम प्रत्यय लगाया जो बेस्टेस्ट को बताता है। स्थान पद भी कह दिया, स्थान पद कहना जरूरी नहीं था, अंतर्य से ही बता देते कि सदृश्य से जोड़ देना, लेकिन स्थान पद डाल दिया, इसका मतलब स्थान ही सबसे बेस्टेस्ट है। ठीक है, तो स्थान बेस्ट है, तो इन चारों में हमारे पास ऑप्शन हो, चारों मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्थान से देखेंगे, स्थान से तुल्यता मिल गई, स्थान से सदृशता मिल गई, तो बस हम बात बंद करें। यहाँ स्थान का मतलब है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान संस्कृत के हिसाब से 8 है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि भाई स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण 4 चीजों से हम सदृशता देखेंगे, स्थान उसमें सबसे बेस्ट है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो किसके स्थान पर क्या होगा, देखो हम ये, हमको सबको पता है पहले से ही कि ई के स्थान पर यह होगा, लेकिन लोगों को कम पता रहता है ई के स्थान पर यह ही क्यों हुआ। ई के स्थान पर ल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इक के स्थान पर यण हो, तो इक का एक पकड़ा, यण का एक पकड़ा, तो क्यों नहीं हुआ ल, क्योंकि स्थान सदृश है ही नहीं। ठीक है, ईचू ये शानाम तालु, उच्चारण स्थान हम पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं, तो हमको डायरेक्टली लिख देता हूं, इन दोनों का बराबर है उच्चारण स्थान। क्या है, तालु, तो तालु से तालु मिलेगा, इन दोनों का भी बराबर है, क्या है वो, ओष्ठ, इन दोनों का बराबर है, डायरेक्ट लिख देता हूं मूर्धा, इन दोनों का बराबर है विच इज दंत। ठीक है, तो स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सदृशता देखने में। तो ई चू ये शानम तालु, तो तालु से तालु ही बुड़ेगा, तालु से ओस थोड़ी आ जाएगा। ठीक है,
बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो ई के स्थान पर यह होगा, उ के स्थान पर वह होगा, रिकार के स्थान पर र होगा और रिकार के स्थान पर ल होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अब मैं सीधा घटा देता हूं कि भाई क्या बन जाएगा ये, सुधा। अरे ध आधा कैसे कर दिए, अरे ध अपने साथ इकार को लेके बैठा हुआ था, इकार ही हटा दिए तो ध तो अकेला हो गया। ठीक है, इकार के स्थान पे क्या बना, य उपास्य, धन उपास्य। और इसको जोड़ देंगे तो पहला बन जाएगा शुद्ध्युपास्य। ये पहला है। ठीक है, एक ही बना है, तीन बचा है। ठीक है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। थोड़ा 1-2 मिनट का रिवीजन करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम पढ़े सन्निहिता क्या है। जब दो वर्णों का मेल होगा तो दो वर्णों में इच्छा हो कि वो अपने बहुत ज़्यादा पास आ जाए तो सन्निहिता होती है। ऐसे कंडीशन में ही संधि हो पाती है। तो संधि हमने पढ़ा, दो वर्णों का मेल होती है। संधि 5 प्रकार की होती है। जब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृतिवत भाव संधि और स्वादि संधि। फिर हमने पढ़ा कि मूलतः लघु सिद्धांत कौमुदी में तीन ही संधियों का वर्णन है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि हम पढ़ने आए तो पता चला उसको भी बहुत में विभाजित किया गया। उन विभाजित में सबसे पहला है यण संधि। यण संधि का मतलब है कि यण बनेगा। ठीक है, यण का आदेश होगा। तो सूत्र हम सबसे पहले पढ़े, इको यणचि। इको यणचि ने कहा कि भाई इकह के स्थान पर यण हो अचि पर में रहने पर और सन्निहिता हो, सन्निहिता का अधिकार लगे। ठीक है, अर्थात संधि हो। तो उससे हमारे पास आया सुधी उपास, धन उपास्य। अब सुधी उपास्य को जोड़ना था तो इको यणचि को घटाना पहले बहुत जरूरी था। तो इकह यण अचि, ये तीन चीज हमको मिली। इकह में षष्ट्यंत है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ट्यंत है। तो उससे हमने डिफाइन किया कि षष्ठी है, इसका मतलब हुआ कि षष्ठी स्थाने योगा सूत्र के पास गए, उन्होंने कहा स्थान, स्थाने शब्द जोड़ दिया तो हमने कह दिया एक स्थाने। और ये अच्छी से पूछा तो उसने कहा मैं सप्तम यंत हूँ, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य के पास गया। उसने कहा कि सप्तमी जब हो तो मेरे जस्ट एक पहले जो होगा वही कार्य होगा। तो हमको पता चल गया अच के जस्ट एक पहले इक को होना चाहिए, तभी इक के स्थान पर यण होगा। तो इक के स्थान पर हमने यण कर दिया अची पर में रहने पर। उसका साक्षात उदाहरण हमने देख लिया, शुद्ध्युपास्य। ठीक है, यहाँ से। अब किसी ने कहा एक के स्थान पर यण हो, एक में तो चार आ रहे हैं, यण में भी चार आ रहे हैं, तो कैसे जोड़े। तो बोला स्थाने अंतरतमः एक सूत्र है जो बोलता है अंतरे अर्थात सदृश्यता चार चीज़ों से देखी जाती है। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। उसमें स्थान सबसे ज़्यादा बलशाली है। तो आप एक काम करिए, स्थान से ही जोड़िए। ठीक है, स्थान से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो बना लिए शुद्ध्युपास्य। इकार के स्थान पर यकार आ गया। ऐसे ही जब मैं सन्निहिता बता रहा था तो एक उदाहरण लिया था, यदि धन अपि, क्या बनेगा। ठीक है, इसमें सेम सेम है, सुधी मान के ही करो इसको। तो यदा है ना, फिर य अ पी,
ऐसा बन रहा है, तो दोनों को जोड़िए तो बन गया यद्यपि। ऐसे ही इस ज्ञान को लेके हम आए और उदाहरण देखे, इति धन आदि, आदि ही सेम ई के स्थान पर यह, तो डायरेक्ट बना दूं, इत्यादि। ऐसे ही प्रतिधन उपकारः, सेम चीज, प्रति ऊ डाल दिए और ये इसको मिला दिए, प्रत्युपकारः, प्रत्युपकारः। ठीक है, तो जो हम शुद्ध्युपास्य का ज्ञान लेकर कि जो बन रहा है ई के स्थान पर या उससे देखे तो ये बने। ठीक है, अब मैंने आपको कहा, तो ये जो बेसिक है कि भाई शुद्धि धन उपास्य, शुद्धि धन उपास्य को जोड़ते हैं तो ये बनता है। ठीक है, ये तो बेसिक है कि ये बनता है, उससे हमने देख लिया, और भी उदाहरण देख लिए कि भाई ये बनते हैं। अब होता ये है कि यहाँ पे एक वैकल्पिक उदाहरण भी होते हैं, कुछ नियम आते हैं, उससे होता ये है कि और भी शुद्ध्युपास्य के रूप बनने लगते हैं। ठीक है, तो 3 रूप और बनते हैं। द्वित्व होता है ये जो धकार दिख रहा है ये द्वित्व होने लगता है, फिर वो धकार जो है दकार में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही होगा ये कि ये जो यकार है इसका भी द्वित्व होने लगेगा विकल्प से, तो एक बार डबल यह दिखेगा, एक बार जैसा सिंगल यह है ऐसे ही दिखेगा। तो ठीक है, तो इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो चारों रूप है उसका देखेंगे। ऐसे ही मध्वरी के भी चारों रूप हम समझ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव को लेकर हमको इन उदाहरण में जो शॉर्टकट प्रक्रिया है, क्योंकि देखो बेसिक ज्ञान और फाउंडेशन तो हम बिल्ड कर लिए, उस ज्ञान और फाउंडेशन को हम अपने साथ हमेशा रखेंगे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि हम तो इतना ज्ञान नहीं लगाएंगे, हम तो शॉर्ट वाला ज्ञान लगाएंगे। ठीक है, फाउंडेशन हमारी तैयार है, हम समझ में आ गया क्या चीज़ है। अब हम समझ गए हैं कि यण जहाँ पे भी हो एक के स्थान पर तो यण संधि है, और स्वर है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के स्थान दोनों स्वर होंगे। तो अब हम पहचाने कैसे, तो ये भी हम अगली क्लास में देखेंगे कि भाई यण आपको संसार में यण संधि का कोई भी शब्द जिसमें यण संधि हो उसको कैसे डिफाइन करें कि आप यण संधि में इतने हो जाओ परफेक्ट कि भाई कहीं भी उदाहरण में आपको यण संधि दिख रही है तो आप फट से कर लो। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे यण संधि में परफेक्ट हो। एक बार पढ़ेंगे और एक बार कुछ दिनों बाद रिवीजन करेंगे और उसके बाद कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना माइंड में इजीली बैठ जाएगा। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है इसीलिए थोड़ा टफ लगा, लेकिन जब हम बार बार इसी तरीके को हम बार बार अलग अलग उदाहरणों में घटा रहे हैं तो फिर आसान हो जाती है। देखो कथा में इसके लिए इतनी बड़ी किया है कि नहीं, लेकिन जब हम यदि प्लस अपि देखें तो उस कथा का सारांश हमको पता चल गया, तो हमको कथा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्टली ये बनाने लग गए। ठीक है ना, तो ये बनाना बहुत आसान इसलिए हो गया क्योंकि हमको चीज़ें समझ में आई, ये तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल इसके बाकी 3 रूपों को देखेंगे, और जो मध्वरी है, धात्रंश है, लाकृति है, ऐसे उदाहरणों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।